हेलो साथियों, वेलकम टू इंडियन क्लासेज। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 7 दिसंबर का आफ्टरनून वाले शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। अब तक आपको 16 सेट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये 17 सेट हैं, टोटल 38 सेट हैं। तो ये बाकी सेट्स भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम फॉर्म 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आपके पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करना है। और एक बार आप जब सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्तमान में एसएससी का ट्रेंड है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में से सेम क्वेश्चन उठा लेती है या फिर उस क्वेश्चन से थोड़े सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेती है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स और उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट की थी। अब तक आपको 16 सेट्स प्रोवाइड करवा दिए, ये 17वां सेट है। जल्दी सारे सेट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको एग्जाम तक इतने अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उस मटेरियल से आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप इंडियन क्लासेस से जुड़े रहिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उड़ीसा राज्य में। नुआखाई उड़ीसा में मनाए जाने वाला एक कृषि आधारित धार्मिक त्योहार है। यह गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाए जाने वाला त्योहार है। उड़ीसा राज्य में मनाए जाने वाले अन्य त्योहार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है कोणार्क नृत्य महोत्सव, दूसरा है कलिंग महोत्सव, तीसरा है महाविषुव संक्रांति, चौथा है रथ यात्रा और पांचवा है छऊ पर्व। तो ये उड़ीसा राज्य के त्योहार हैं। त्योहारों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जल्दी आपको स्पेशल त्योहारों से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सबको कलेक्ट करके वो आपको जल्दी ही वो उसकी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी और त्योहार वाला टॉपिक भी आपको डिटेल एक्सप्लेन के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डैश बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुष्प कृषि बागवानी की एक शाखा है। पुष्प कृषि बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। जीव विज्ञान के अन्य प्रमुख शाखाएं सेरीकल्चर, इसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। एक होता है सागरीय कल्चर, यह एक्वाकल्चर की एक विशेष शाखा है जिसमें भोजन और अन्य पशु उत्पादों के लिए समुद्री जीवों की खेती शामिल है। एक होता है एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भोर। रायरेश्वर मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के भोर तालुका में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ 27 अप्रैल 1645 को 16 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी ने हिंद की स्वराज स्थापित करने की शपथ ली थी। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। और 6 जून 1674 में रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ। 3 अप्रैल 1680 में इनका निधन हो गया। तो रायरेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, वो भी पुणे जिले के भोर तालुका में। क्वेश्चन नंबर 4, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1954 में। पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, खेल, चिकित्सा तथा समाज सेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों की विशेषता यह है कि यह पुरस्कार न केवल देशवासियों को बल्कि विदेशियों को भी दिए जाते हैं। वर्ष 2023 में 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण व 91 पद्मश्री शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिटूर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1818 के मध्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच संपन्न निर्णायक अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में मराठा की तरफ से
पेशवा बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में लड़ा गया था। परिणाम स्वरूप पेशवा ने 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों ने उन्हें 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 6, लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बहलोल खान लोधी। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में किया था। जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय करना उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वह दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय, कितने समय तक? 38 वर्ष तक शासन करने वाला यह प्रथम अफगान वंश था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनीता देसाई ने। और बाकी मुल्क राज आनंद, पी लाल और डॉम मॉरिसस ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं वो भी देख लेते हैं। अनीता देसाई की हो गई इन कस्टडी। मुल्क राज आनंद ने लिखा था द बिग हार्ट। पी लाल ने लिखा था द गोल्डन बॉम्ब ऑफ द सन। डॉम मॉरिस ने लिखा था नेवर एट होम। क्वेश्चन नंबर 8, डैश सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के बारे में देख लेते हैं। सरकार के राजस्व संग्रह, उसे ही कारारोपण कहते हैं, तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाता है। राजकोषीय नीति के 2 प्रमुख तत्व हैं, कर स्तर एवं ढांचे में परिवर्तन तथा विभिन्न मदों में सरकार द्वारा व्यय में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9, गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे का डैश की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जस्ता। गैल्वेनीकरण इस्पात और लोहे की जस्ते की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग या क्षरण से बचाने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 10, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। AIIB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है और जनवरी 2016 में इसका परिचालन शुरू हुआ। वर्ष 2020 के अंत तक AIIB में 103 स्वीकृत सदस्य थे जो वैश्विक आबादी का लगभग 89% और वैश्विक GDP का 65% प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्णाली नदी। कर्णाली नदी तिब्बत पठार में मानसरोवर झील के पास मापचा चुंगो ग्लेशियर या फिर मापचा खबावा ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम मापचा संगपो, नेपाल में कर्णाली के रूप में जाना जाता है। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कर्णाली नदी ब्रह्म घाट से शारदा नदी मिलान हिमनद से उद्गम मिल जाती है तथा शारदा नदी बाराबंकी जिले में घाघरा से मिल जाती है। घाघरा, गंडक, रामगंगा, कोसी आदि बाईं ओर से गंगा में मिलती हैं, जबकि यमुना और सोन नदी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली मुख्य नदियां हैं। तो गंगा के बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? घाघरा, गंडक, रामगंगा, कोसी, और दाईं ओर से यमुना और सोन नदी। और कर्णाली नदी किस में मिल जाती है? वो मिल जाती है शारदा नदी में, और शारदा नदी बाराबंकी जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुवाहाटी। हिंदू धर्म शास्त्रों में 51 शक्ति पीठों का उल्लेख किया गया है और इनमें से एक असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी का मंदिर है जो एक प्रमुख शक्तिपीठ है और यहाँ प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। तो अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? असम के गुवाहाटी में। और किस मंदिर के पास? कामाख्या देवी का मंदिर है वहाँ पे गुवाहाटी में, उसके पास में ये अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1946 में। भारत की अंतरिम सरकार, जिसे भारत की अंतरिम सरकार के रूप में जाना जाता है, 2 सितंबर 1946 को भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से गठित की गई थी। यह 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता की तारीख से इसने कार्य करना चालू कर दिया था।
क्वेश्चन नंबर 14, जतिन परांजपे और आनंद वासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वासु परांजपे। जतिन परांजपे और आनंद वासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कोचों में से एक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे या वासु परांजपे पर लिखी गई है। इसे 2 सितंबर 2020 को पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के क्रिकेट करियर आगे बढ़ाने में परांजपे के प्रभाव के विषय में जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश में के ओक्राडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश। के ओक्राडोंग बांग्लादेश के बंदरबन में स्थित एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 986 मीटर है। यह बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। बांग्लादेश के उच्चतम बिंदु के बारे में विवाद है और कुछ स्रोत सक हफोंग को सर्वोच्च चोटी मानते हैं, जबकि ताजिंग डोंग को आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश का उच्चतम बिंदु के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1969 में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 1969 में गाडगिल समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना प्रारंभ की। इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक जिले का लीड बैंक संबंधित जिले में शाख व्यवस्था के समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था भी की गई और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का। और दिल्ली से कितने लोकसभा सदस्य चुन सकते हैं? वो भी 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के और उपयोग क्या क्या है? इसका उपयोग ब्लास्ट फर्नेस में लोहे के अयस्क से लोह धातु के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। दूसरा, सीमेंट बनाने के लिए एक घटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, संगमरमर के रूप में इसका उपयोग भवन निर्माण, मूर्तिकला तथा अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन था। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सेवाओं तक भी पहुंच बना सकें। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वे वित्तीय विधेयक धन विधेयक होते हैं जिनमें विशेष रूप से वे मामले शामिल होते हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयकों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा इमाम बड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लखनऊ शहर में। लखनऊ को बड़ा इमाम बड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसका निर्माण अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 से 1794 में बनवाया था। इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बड़ा का मुख्य स्थापत्यकार किफ़ायत उल्लाह थे। यह संरचना में
गोथिक प्रभावों के साथ राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रण है। तो बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ शहर में। किसने बनवाया था? नवाब अस्फुद्दौला ने। कब बनवाया था? 1784 से 1794 के बीच। इसका एक और उपनाम है, वो क्या है? भूल भुलैया। और इसके स्थापत्यकार कौन थे? किफायत उल्ला थे। क्वेश्चन नंबर 22, नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे प्राय हास्य गैस या लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, यह एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र N2O है। इसका प्रयोग शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा में एनेस्थीसिया के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सल्तनत काल कौन सा था? 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन 5 राजवंशों के शासन को मिला के बोलते हैं सल्तनत काल। 1206 ईस्वी से लेकर 1226 ईस्वी तक के कुल 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों, पहले गुलाम वंश ने किया था, फिर खिलजी वंश ने, फिर तुगलक वंश ने, फिर सैयद वंश ने तथा फिर लोधी वंश ने शासन किया। ये वस्तुतः तुर्क व अफगान मूल के थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के परिणाम स्वरूप हुआ, जबकि अंत पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के परिणाम स्वरूप हुआ, क्योंकि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगलों का राज आ गया था, दिल्ली सल्तनत का राज्य खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24, डैश को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतर श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लिग्राइट या लिग्नाइट भी बोलते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। एक तो पीत कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 40% तक होती है। इसे जलने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है। दूसरा होता है लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 65 से 70% तक होती है। इसे निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा होता है बिटुमिनस कोयला, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक होती है। चौथा होता है एंथ्रासाइट कोयला, यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 92% से भी अधिक रहती है। तो कोयले के कौन कौन से प्रकार होते हैं? 4, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। सबसे खराब पीट कोयला होता है और सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल का मुख्यालय, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं फीफा, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्विट्जरलैंड। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय देख लेते हैं। फीफा का कहाँ हो गया? स्विट्जरलैंड हो गया, जिसकी फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। राष्ट्रमंडल कहाँ है? लंदन में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी कहाँ पे? लुसाने में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित महिला सेना अधिकारियों में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, माधुरी कानिटकर। मार्च 2020 में माधुरी कानिटकर को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया। वह देश की तीसरी महिला और आर्म फोर्स की पहली पीडियाट्रिशियन है जिन्हें 3 स्टार रैंक से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 13 समितियां बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? वो हुआ था जुलाई 1946 में। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो पहले बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 के, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और उसमें स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु 13 प्रमुख समितियों का गठन किया गया था। तो उन 13 प्रमुख समितियों को देख लेते हैं और उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। पहले आती है संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी संघ संविधान समिति, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी थी राज्यों के लिए समिति, उसके लिए
उसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। चौथी राज्य तथा रियासतों से परामर्श समिति, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवी समिति है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष है सरदार पटेल। छठी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सातवीं मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। आठवीं है झंडा समिति, उसके भी अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। नवीं थी प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 10वीं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति, उसके अध्यक्ष एस वरदाचार्य थे। और 11वीं प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति थी, उसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और 12वीं प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और 13वीं समिति थी संविधान समीक्षा आयोग, उसके अध्यक्ष थे एम.एन. वेंकटचेलिया। क्वेश्चन नंबर 28, चकमा जातीय लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत CADC का गठन किया गया है। CADC का पूर्ण रूप क्या है? तो CADC का पूर्ण रूप है चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चकमा स्वायत्त जिला परिषद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत 29 अप्रैल 1972 को किया गया था। यह परिषद राज्य विधानसभा की प्रतिकृति है और विशेष रूप से आवंटित विभागों पर कार्यपालिका रूप से प्रशासन किया करती है। यह उत्तर पूर्व भारत में मिजोरम में स्थित 3 स्वायत्त जिला परिषदों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनिमय बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो सेबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1992 में। प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष माधवी प्रियबुच हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो वायरस से होते हैं पोलियो बीमारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, परजीवी, जीवाणु तथा वायरस से मनुष्य में होने वाले रोग देख लेते हैं कि परजीवी से कौन से रोग होते हैं, जीवाणु से कौन से और वायरस से कौन से। वायरस को ही विषाणु भी बोलते हैं। तो परजीवी से होते हैं मलेरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और पायरिया। और जीवाणु से कौन कौन सी होती है? जीवाणु से हैजा होती है, टेटनस होती है, डिप्थीरिया होती है और टाइफाइड होता है। विषाणु से पोलियो होता है, डेंगू ज्वर होता है, हर्पीज होता है और इन्फ्लुएंजा होता है। ये परजीवी, जीवाणु और विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंग्लैंड। इंग्लैंड के इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 161 एक दिवसीय और 8 T20 मैच खेले हैं। यह है इयान बेल, जो कि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में कितने तलछट युक्त जल संभर हैं जो कि 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवरण करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26 है। भारत में 26 अवसादी बेसिन या फिर सेडिमेंट्री बेसिन हैं जो 3.14 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। इनमें से 16 भूघाटी, 7 जमीनी घाटी और कुछ तटीय हैं और 3 पूरी तरह से अपतटीय घाटी हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विनिवेश। सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को विनिवेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कल्पना चावला। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री तथा अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। वह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। यह घटना 1 फरवरी 2003 को घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए एडोब के साथ एक युक्तिपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, HDFC बैंक ने।
अगस्त 2020 में HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एडोब के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। कंपनी का दावा है कि साझेदारी HDFC को किसी भी समय और कहीं भी मौजूदा और साथ ही नए ग्राहकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सर मोहम्मद इकबाल। नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। और 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने उत्तर पश्चिमी भारत में मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की दृष्टि को रेखांकित किया। तो 1930 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 37, अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोमदर कोंवर ने किया था अहोम विद्रोह का नेतृत्व। अहोम विद्रोह जो 1828 से 1833 तक ईस्वी तक चला, इस विद्रोह का नेतृत्व गोमदर कोंवर व रूपचंद कोनार ने किया। 1824 ईस्वी में वर्मा युद्ध के अवसर पर कंपनी की सेवा अहोम होकर भेजी गई थी। सरकार ने युद्ध के उपरांत अहोम क्षेत्र वापस लौटाने का आश्वासन दिया था, किंतु बाद में सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया तथा वर्मा के दक्षिणी भाग को अपने अधीन कर लिया। अंग्रेजों ने जब अहोम प्रदेश को भी अपने राज्य में सम्मिलित करने का प्रयास किया तो यह विद्रोह फूट पड़ा। क्वेश्चन नंबर 38, अगस्त 2020 में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्त की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 MS धोनी। 15 अगस्त 2020 में MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। वह भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक है जिन्होंने भारत को 2007 में विश्व कप, T20 का खिताब, 2011 विश्व कप और 2013 चैंपियनशिप ट्रॉफी दिलाई। इनके नाम तीनों अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी जिताने का रिकॉर्ड भी है। एकमात्र भारतीय जिन्होंने तीनों ट्रॉफियां जीती हैं, T20 वर्ल्ड कप, 50-50 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। ये तीनों ICC के टूर्नामेंट थे। तो तीनों ICC के टूर्नामेंट जीतने वाले एकमात्र कप्तान MS धोनी है। क्वेश्चन नंबर 39, लोमस ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सबसे सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार। लोमस ऋषि गुफा भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में मानव निर्मित बराबर गुफाओं में से एक है। इसे लोमस ऋषि को ग्रीटो भी कहा जाता है। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अशोक काल के दौरान बनाई गई थी और आजीवक संप्रदाय को उपहार में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य करवाया था। द्रविड़ शैली में बना भारत का इकलौता मंदिर है जो पूर्णतः ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो बृहदेश्वर मंदिर पूर्णतः ग्रेनाइट से बना हुआ है, वो भी द्रविड़ शैली में। तो भारत का इकलौता मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, वो भी पूर्णतः ग्रेनाइट से। इसका निर्माण किसने करवाया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। ये कहाँ पे स्थित है बृहदेश्वर मंदिर? तमिलनाडु के तंजावुर में। इसे पेरुवदैयार कोयल भी कहते हैं। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 41, श्री जयवर्धनपुरा कोटे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे श्रीलंका की वैधानिक राजधानी है तथा कोलंबो श्रीलंका की कार्यकारी या न्यायिक राजधानी है। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी जो अक्सर पूछी जाती है, बांग्लादेश की ढाका है, ब्रुनेई की बंदर शेरी बेगवान है, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है और तुर्कमेनिस्तान की है अशगाबाद। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 HVR अयंगर। ये संविधान सभा के सचिव थे। कैबिनेट मिशन की संत स्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन नंबर 43, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हॉकी। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर भी कहते हैं।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जो 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 2022 में यह सम्मान प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी अंकिता शरद कमल को दिया गया है। इन्हीं की जन्म दिवस के उपलब्ध में यह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। खेल दिवस भी कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 44, झिंझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार। झिंझिया नृत्य बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है, जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। अब बाकी स्टेट के भी हम देख लेते हैं जो हमको ऑप्शन में दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? झूला है, कजरी, चाचरी, असम का बिहू, बिछुआ, बगरुम्बा, छत्तीसगढ़ का पणवानी, झूमर, टपाली, कर्नाटक का यक्षगान, कुनीता, वीरगासे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जीवाश्म ईंधन। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधनों और गैर नवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। नवीकरणीय स्रोत वे स्रोत हैं जो निरंतर उपयोग के बाद भी समाप्त नहीं हो सकते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। वहीं गैर नवीकरणीय स्रोत वे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद नहीं बदले जा सकते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 46, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर से निम्नलिखित में से किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारतीय स्टेट बैंक का। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर 2020 से भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो चेयरमैन रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष अनिरुद्धति भट्टाचार्य थी, वह इस पद को धारण करने वाली पहले महिला अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सुरबहार। अन्नपूर्णा देवी भारत की एक प्रमुख संगीतकार थी। यह सुरबहार वाद्य यंत्र की प्रवादक थी। मेहर घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खान की बेटी और शिष्य थी। तो इनके पिता का नाम क्या था? मेहर घराने के संस्थापक थे अलाउद्दीन खान, जो इनके पिता भी थे और इनके गुरु भी थे। सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान उनके भाई थे। उन्हें 1977 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 48, दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फेनी नदी। फेनी नदी भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। यह त्रिपुरा के दक्षिण त्रिपुरा जिले में इसका उद्गम होता है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसमें मोहरी नदी विलय होती है और उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी भारत बांग्लादेश की सीमा का निर्माण करती है। त्रिपुरा का सबरूम नगर फेनी नदी के किनारे स्थित है। फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी ने किया। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू ने। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में, तो 11 दिसंबर कौन सी बैठक हुई थी? द्वितीय बैठक हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो अंत तक इस पद पर बने रहे। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर को हुई थी तीसरी बैठक को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 का पारित किया गया। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया, वो संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया या कब पारित किया या कब माना? वो 22 जनवरी 1947 को। यही भारत की प्रस्तावना का रूप लिया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना में ऐसे कैसे लिया है। इसमें संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 3 शब्द और ऐड किए गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। क्वेश्चन नंबर 50, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश में। चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश में बर्मा की सीमा के साथ स्थित एक क्षेत्र है। यह बांग्लादेश का एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है जहां मूल रूप से बौद्ध एवं हिंदुओं की संख्या अधिक है। अब रीजनिंग वाले सेक्शन की बात करते हैं।
रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि दी गई आकृति को एक घन के रूप देने के लिए मोड़ा जाता है तो 5 वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ। ये सबसे आसान क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये कभी भी गलत नहीं होना चाहिए बच्चों का। सबसे पहले इसमें हमको वो सीधा सा फंडा होता है कि जो 4 बॉक्स एक लाइन में दिए होते हैं और 2 साइड में दिए होते हैं, तो जो अगल बगल में होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और जो ऐसे 4 बॉक्स होते हैं वो फर्स्ट थर्ड का अपोजिट होता है और सेकंड फोर्थ के। तो इसमें तो एक अपोजिट हो जाएगा 3 के और 2 अपोजिट हो जाएगा 4 के और 6 अपोजिट हो जाएगा 5 के। हमसे क्या पूछा, 5 वाली सतह के विपरीत, तो 5 के विपरीत कौन सा आ जाएगा, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जैसे कि आपको चित्र में दिया हुआ है कि 1 के विपरीत 3 है, 6 के विपरीत 5 हो गया और 2 के विपरीत 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। तो इसमें हम देखेंगे कि 168 का 8 से क्या संबंध हो रहा है। जब हम 168 में 21 से भाग देते हैं तो 8 आता है। ऐसे ही जब हम देखेंगे 5 और छठी संख्या में आपस में क्या संबंध हो जाएगा, 105 में किसका भाग दें जो 5 आ जाए, तो इसमें भी हम 21 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऐसे जब हम 84 में 21 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैसे कि जिस प्रकार हमको चित्र में दिया है 168/21 8, 105/21 5 और 84/21 करेंगे तो 4। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए पैटर्न के रिक्त स्थान पर रखने पर वह पैटर्न को सही तरीके से पूरा करेगा। इसमें हमको जो नजर आ रहा है कि ये वाली जो आकृति है वो सेम इसके विकर्ण वाली साइड को आ रही है, तो ऐसे ये वाली आकृति यहाँ पे आ जाएगी। तो सेम ये वाली आकृति कौन सी हो जाएगी, ये वाली आकृति, तो ये रही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 8, 12, 21, 37 और 62 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें हम देखेंगे डिफरेंस, 8 और 12 में कितने का है, 4 का, मतलब 8 में 4 ऐड हो रहा है। 12 में कितना ऐड होकर 21 आ रहा है, तो इसमें 9 ऐड हो रहा है। और ऐसे 21 में कितना ऐड हो रहा है, इसमें 16 ऐड हो रहा है। और 37 में कितना ऐड होकर 62 आ रहा है, तो इसमें ऐड हो रहा है 25। तो अब हमको नजर आ रहा है कि पहले 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 3 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 4 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 5 का स्क्वायर ऐड हुआ। तो 62 में कितने का ऐड होगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 62 प्लस 36 तो कितना हो जाएगा, 98। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की हुबहू दर्पण छवि होगी। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया है दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है। जब हम इसके दाईं ओर दर्पण रखते हैं तो स्टार्ट आर से ना होकर यहाँ पे जो क्रम चालू होगा वो उल्टी साइड से चालू होगा, अर्थात पहले पी का दर्पण प्रतिबिंब, फिर एस का, फिर एफ का, फिर 5 का, फिर 6, फिर पी, फिर एक्स, फिर वी और फिर आर आएगा लास्ट में। तो सबसे पहले हम इसी क्रम को चेक करते हैं क्योंकि ऐसे चेक करने से जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो पहले पी आना चाहिए, तो यहाँ पे आर आ रहा है, आर वाला दर्पण, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे पी है, यहाँ पी है, यहाँ पी है। अब यहाँ पे पी उल्टा आ रहा है, जबकि दर्पण प्रतिबिंब का नियम होता है दाएं का बाएं, बाएं का दाएं दिखता है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमको देखें पी सही है, उसके बाद एस आएगा, एस है, फिर उसके बाद एफ है, फिर 5 आना चाहिए क्योंकि एफ के बाद यहाँ पर 5 है, लेकिन इसमें फर्स्ट में एफ के बाद 6 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैसे आपको चित्र में दिया हुआ है दर्पण प्रतिबिंब इस टाइप का बनेगा। पी इस टाइप से आएगा, फिर एस आएगा, फिर एफ, फिर 5, फिर 6, फिर पी, फिर एक्स, फिर वी, फिर आर। क्वेश्चन नंबर 6, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मुड़े हुए कागज को काटने का क्रम दी गई आकृतियों में दिखाया गया है। कागज को खोलने पर यह किस प्रकार का दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, या फिर हम एग्जाम में एक छोटा सा कागज लेके उसमें पेन की नोक से उसमें छेद करके और काट के देख सकते हैं। तो जो ये तो प्रैक्टिकल का हो गया, और थोड़ा सा अनुमान लगा के भी आप इसको कर सकते हो। तो इसको जब हम काटेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसी आकृति आएगी। ये आप घर पे भी करके देख सकते हो, अंदाज से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन करें। गला, नाक, कान और आँख, इनमें से भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गला, क्योंकि नाक, कान और आँख ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं वो 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा। मानव शरीर के अंतर्गत आने वाला अंग गला को छोड़कर शेष 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी, आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा के अंतर्गत आते हैं। अतः गला से सभी से भिन्न है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां उनको बोलते हैं जिनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमको, जैसे त्वचा से हमको स्पर्श, मौसम, गर्म ठंडा पता लगता है। आँख से हमको देखना,
और कान से हम सुनते हैं, नाक नाक हमारे सूंघने की शक्ति प्रदान करता है और जीभ हमारे स्वाद का पता लगाता है। तो ये हमारे ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं, वो ये 5 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रनवे हवाई जहाज से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ट्रैक डैश से संबंधित है। तो रनवे पर हवाई जहाज चलता है, तो ट्रैक पर कौन चलता है? एथलीट। एथलीट दौड़ लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समुच्चय दिए गए आरेख द्वारा सबसे बेहतर तरीके से चित्रित होता है? तो इसमें हम देखेंगे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लड़कियां, विद्यार्थी, बेटियां। क्यों? क्योंकि इस जैसे कि आपको चित्र में दिया है, ये बड़ा ऑप्शन विद्यार्थी का आ जाएगा, ये बड़ा सर्किल बड़ी लड़कियों के लिए आ जाएगा, छोटा बड़ा सर्किल है जो बेटियों के लिए आ जाएगा, क्योंकि सारी बेटियां लड़कियां होती हैं और कुछ विद्यार्थी लड़कियां होती हैं और कुछ बेटियां होते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी लड़कियां बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ अब ये वाला जो हिस्सा बचा ये इसके अंदर आ जाएंगे कि कुछ पुरुष या कुछ बेटे विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 23, 33, 57, 101, 171 के बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 273। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि 23 और 33 में किसका डिफरेंस है? 10 का। 33 में जब 24 ऐड करते हैं तो 57, 57 और 101 में 44 का, और 101 और 171 में 70 का। अब इनमें भी आपस में डिफरेंस देख लेते हैं कि 10 और 24 में कितने का हो गया? ये हो गया 14 का, और इसमें 20 का, इसमें 26 का, इसमें 32 का। तो अब 32 कैसे आया यहाँ पे? यहाँ ऐसा हो गया 14 प्लस 6 किया तो 20, 20 प्लस 24 किया तो 44, 44 ऐड किया 57 तो 101। इसी प्रकार 20 प्लस 6 करे तो 26, 26 प्लस 44 किया तो 70, 70 101 में ऐड किया तो 171 आ गया। अब ऐसे ही जब हम 26 प्लस 6 करेंगे तो 32, 32 प्लस 70 करेंगे तो 102, और 102 171 में जोड़ेंगे तो 273। इसका राइट आंसर हो जाएगा 273। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो इसमें जो भिन्न होगी वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगी। कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये वर्ग कितने? 3 हैं, और यहाँ पे भी 3 हैं, और यहाँ पे कितने वर्ग हो जाएंगे? 4। तो बाकी ऑप्शनों में 3 3 है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 में 4 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, एक कूट भाषा में WARDROBE को AWDROREB के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में ORIENTL ओरिएंटल को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 लिखा जाएगा ROEITNLA। वो कैसे? वो इस प्रकार लिखा जाएगा जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि जो हमारा WARDROBE है, तो इसको क्या लिखा जा रहा है? AWDROREB। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो शुरू के 2 डिजिट है वो आपस में चेंज हो रहे हैं, फिर 2 डिजिट आपस में चेंज हो रहे हैं, फिर 2 डिजिट आपस में, फिर 2 डिजिट आपस में। ऐसे ही ओरिएंटल का भी हो जाएगा, O सेकंड नंबर पे आ जाएगा और R फर्स्ट पे, फिर I सेकंड पे और E फर्स्ट पे, N सेकंड पे, T फर्स्ट पे, A सेकंड पे और L फर्स्ट पे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा ROEITNLA। क्वेश्चन नंबर 13, यदि डॉलर का अर्थ जोड़ना, @ का अर्थ घटाना, एंड का अर्थ गुणा करना और हैज का अर्थ है भाग देना है, निम्नलिखित समीकरण का मान कितना होगा? तो इसमें हम @ की जगह घटाना का माइनस कर देंगे, डॉलर की जगह प्लस कर देंगे, और एंड की जगह हम गुणा कर देंगे, और हैज की जगह हम भाग कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि आपको चित्र में दिया हुआ है, जब हम इनके गणितीय चिन्हों को प्रतिस्थापित करेंगे तो बन जाएगा 16 - 26 + 8 × 14 / 7। अब बोर्ड ऑफ मास के नियम के अनुसार पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई। तो 7 का भाग देंगे 14 में तो 2 आ जाएगा। उसके बाद हम 16 - 26 + 8 × 2, 8 × 2 करेंगे 16, तो 16 32 हो गए, -26 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसमें जब हम देखेंगे जो ये आकृति हमको कहाँ पे नजर आ रही है, ये आकृति हमको इधर नजर आ रही होगी, आपको ये वाली आकृति सेम ऐसे और ऐसे नजर आ रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी भिन्न हो जाएगी। इसमें हम जब ये वाली वर्ग के ये वाली आकृति देखेंगे, ये आपस में विकर्ण वाली साइड में, अर्थात विकर्ण, एक विकर्ण पे ये, दूसरे पे ये, या फिर ये बोल सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर भी एक दूसरे के अपोजिट हैं और यहाँ पे भी एक दूसरे के अपोजिट है विकर्ण की डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ एक साइड में एक। तो इसका जो असमान हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न अंकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। टिन, धातु, तांबा। अब हमको नजर आता है कि टिन और धातु
और तांबा, तो टिन अलग हो गया, तांबा अलग हो गया, लेकिन ये दोनों धातु की श्रेणी में आते हैं, तो धातु के अंदर आ जाएंगे टिन और तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। अब इसमें देखेंगे हम पहली आकृति का दूसरी आकृति से क्या संबंध है। इसमें जो ये वाला डार्क वाला सर्किल है, ये वाला वर्ग ये ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई इधर आगे खिसक गया, और ये जो नीचे जो ये खाली था वो नीचे आ गया, और जो ये छोटा सा बिंदु है ये यहाँ पे आ गया। तो मतलब एक खाना विपरीत दिशा में मूव होता जा रहा है। तो ऐसे जब हम इसमें थर्ड में देखेंगे, जो ये खाली वाला है तो ये एक स्थान मूव हो जाएगा, तो ये इस जगह आ गया, प्लस से ये और नीचे चल जाएगा, ये नीचे आ गया, और ये डार्क वाला है ये इधर आ जाएगा, और ये जो डार्क वाला यहाँ पे है तो ये आगे खिसक गया, और ये वाला जो 4th नंबर पे ये ऊपर आ जाएगा जहाँ पे खाली वाला बॉक्स था, तो ये यहाँ पर आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें हम देखेंगे ये आकृति कैसी हो रही है। पहले सीधी आकृति है, फिर ये सीधी की तरफ ये 90 डिग्री मूव कर गई, फिर और 90 डिग्री मूव कर गई घड़ी की दिशा में ही। तो अगली बार क्या बन जाएगा ऑप्शन, जो क्वेश्चन मार्क की जगह ये इस टाइप की आकृति बन जाएगी कि 90 डिग्री और मूव हो जाएगी। डार्क वाला इस साइड को आ जाएगा, तो डार्क वाला ये इधर साइड को, तो ये गलत हो गया। और तो इसमें बाकी 3 ऑप्शनों में इसमें डार्क वाला सही है। अब ऊपर वाले बिंदुओं को देखेंगे, 2 जो सर्किल दिए हुए हैं, इन 2 सर्किल में भी ऐसे हो रहा है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मूव हो रहे हैं। पहले डार्क वाला हिस्सा एक साइड को था, इस साइड को, फिर मूव होकर दूसरे में ऊपर की साइड को आ गए, फिर तीसरे में इस साइड को आ गए सर्किल डार्क वाला, और ये ऐसे है। तो 4th में क्या हो जाएगा, डार्क वाला नीचे के साइड को आ जाएंगे। तो नीचे की साइड को इसमें भी नजर नहीं आ रहा और इसमें भी नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चय की संख्याओं के बीच है। 1, 2, 3, तो इसका संबंध हो जाएगा 11, 22, 33 से। कैसे, वो इस प्रकार हो जाएगा कि जब एक दूसरी संख्या कैसे आएगी, 1 गुना 2 करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, और 1 गुना 3 करेंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी 3। उसी प्रकार से हम जब 11 इंटू 2 करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी 22, और 11 इंटू 3 करेंगे तो 33 आ जाएगी, वो तीसरी संख्या आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैसे कि आपको चित्र में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए पैटर्न के रिक्त स्थान पर रखे जाने पर वह पैटर्न को सही तरीके से पूरा करेगा। तो इस पैटर्न को पूरे करने वाली आकृति होगी ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको आप रख के देख सकते हो कि ये वाले जो आकृति इस टाइप से ये कंप्लीट कर जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऐसे डार्क वाला आ जाएगा, ये डार्क आ गया, और कोने वाला कोने पे ऐसे डार्क आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21, उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगी वो कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, हम देख रहे हैं पहले ये इधर है, फिर इधर आगे, फिर नेक्स्ट वाली जगह आगे, नेक्स्ट वाली जो हमारे भुजा है उस पर, फिर इस भुजा पे आ जाएंगे। तो इस भुजा पे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे ये ना आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और हम ये भी देखेंगे कि ये नीचे साइड को क्यों आएगा, क्योंकि पहले इस कोने पे, फिर दूसरे में इस कोने पे, तीसरे में इस कोने पे, चौथे में इस कोने पे आएंगे। तो इस कोने पे हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति किस में नजर आ रही है, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में ये आकृति को नजर नहीं आ रही है। ऐसी आपको थोड़ी दिक्कत आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी, जैसे पिछले साल 2020 में दिक्कत आई थी कि स्क्रीन पे सारे ऑप्शन एक साथ नहीं आते थे, अगली स्लाइड में दूसरे, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन होते थे, जिससे बच्चों को देखने में जिससे बच्चों को देखने पर बहुत कठिनाइयां फील हो रही थी कि कैसे उस आकृति को मैच करें, क्योंकि स्लाइड पलटने पर वो आकृति दिखती नहीं। तो एक ही स्लाइड पे 4 ऑप्शन नजर रहते हैं, तो हम उसको एक एक ऑप्शन को अच्छे से देख सकते हैं नज़र से। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना है। तो इसमें जो ये वाली आकृति हमको नजर आएगी वो ऑप्शन नंबर 4 में नजर आएगी। ये आकृति ये और ऐसे ये ऑप्शन नंबर 4 में मिडिल में नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी किसी काम के एक भाग को क्रम से 30 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम करना शुरू करते हैं, काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 दिन लगेंगे। वो कैसे लगेंगे, वो इस प्रकार लगेंगे कि एक भाग को पहले ए की क्षमता 30 दिन है और बी की कितने 15 दिन। तो इसके दोनों के टोटल जब ये मिलकर काम करेंगे तो दोनों की क्षमता एक दिन कितनी आ जाएगी, नीचे एलसीएम 30 आ गया, ऊपर 1 + 2 अर्थात 3/30। अब दोनों की एक दिन के काम क्षमता होगी, क्योंकि एक दिन काम की क्षमता होगी 3/30। अब हम देखेंगे 3/30 आ गए, तो एक काम को उस पूरे काम करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो वो काम माना 1 है, तो
एक उस काम करने में लगेगा 3/30, तो 30 ऊपर चल जाएगा, 30/3 तो आ जाएगा 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नंबर 24, एक पासे की 4 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, ज्ञात करें कि संख्या 4 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो पासे जब हमको 4 दिए हुए होते हैं तो हमें उसमें से 2 संख्या मैच करनी होती है कि किस पासे में 2 संख्या मैच खा रही है। तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें जो है 2 ये 3 फर्स्ट पासे में और सेकंड पासे में 2 और 3 नजर आ रहा है, लेकिन इसमें फर्स्ट में 4 है और सेकंड में 6 है। तो जो मैच नहीं खाती है वो संख्या, बाकी जो तीसरी संख्या रह जाती है वो आपस में अपोजिट होती है। तो 4 का अपोजिट हो गई 6। थर्ड और फोर्थ में भी नजर आ रहा है, यहाँ पे 1 है और 3 है, यहाँ पे भी 1 और 3 है, बची कौन सी 4 और 6। तो अपोजिट 4 की कौन सी हो जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। इसमें हम देखेंगे जो फर्स्ट आकृति है इसके ऊपर जब हम क्या रखें, दर्पण रखें, तो इस टाइप की आकृति बनेगी। तो इसके ऊपर दर्पण रखेंगे तो ये हमको नजर आएगी, वो आकृति आएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम मैथ वाले सेक्शन की बात करते हैं। मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों का परस्पर स्थान विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या के बीच अंतर 45 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा और ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना अंतर होगा 5, और ऐसी कितनी संख्या होगी 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना इकाई का अंक a है और दहाई का अंक b है, तो प्रश्न अनुसार वो मूल संख्या क्या हो जाएगी 10b + a। जब हम परस्पर अंक बदल देते हैं तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी 10a + b, क्योंकि मूल संख्या 10b + a है और अंख्या जो संख्याओं का अंक जो परस्पर अंक बदलने पर प्राप्त संख्या हो जाएगी 10a + b। अब इनका जो डिफरेंस है वो 45 है, जैसे कि हमको दिया हुआ है प्रश्न में। अब जब हम देखेंगे इनका डिफरेंस कर देंगे 45, 10b + a - 10a + b 45। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा b - a = 5, अर्थात प्रथम और द्वितीय संख्या में जो डिफरेंस है वो 5 आएगा। अब दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना आ गया 5, ये तो हमारा पहला निकल गया। अतः अब b का संभव मान क्या हो सकते हैं कि b में से जब दूसरी संख्या में से पहली संख्या जाए तो 5 आए, तो b का संभव मान हो सकते हैं या तो 9 में से 4 घटा दें तब 5 आ सकता है, या फिर 8 में से 3 घटाएं तो 5 आ सकता है, या 7 में से 2 घटाएं तो 5 आ सकता है, या 6 में से 1 घटाएं तो 5 आ सकता है। तो संभव मान कितने हो गए b के 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 और 4। क्वेश्चन नंबर 2, 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान हो। तो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 100 से स्टार्ट होती हैं और 999 तक। अब तीनों डिजिट समान हो तो वो संख्या 111 हो सकती है, 222 हो सकती है, 333 हो सकती है, 444, 555, 666, 777, 888 और 999। तो 9 संख्या होगी, तो इन संख्याओं को जोड़ के भाग 9 का दे देंगे। तो ये आपको जैसे अभिष्ट औसत हो जाएगा, ये 111 कॉमन ले लिया तो ये अंदर बचे 1 + 2 + 3 + 4 6 + 9 तक। तो ये हमारे कैलकुलेशन स्पीड फास्ट करने की ट्रिक होती है, या फिर हमको वैसे भी ऐड कर सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, 111 कॉमन आ गया तो ये आ गया हमारे संख्याओं की सीरीज 1 से 9 तक। तो ऐसे हमको जो प्राकृत संख्याओं को क्रमागत प्राकृत संख्याओं को योग का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n + 1/2। तो कितनी संख्या है 9 और टोटल 9 + a/2। तो ये कितना हो गया 9 × 10/2। तो 9 × 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90/2, तो वो आ जाएगा 45। तो 111 × 45/9, 9 से 5 कट गया तो 111 × 5 करेंगे तो 555। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 555। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्षाकालीन दिन में 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई। 1.5 हेक्टेयर भूमि पर होने वाली वर्षा के जल का आयतन मीटर क्यूब में कितना होगा। तो कितना होगा, वो हो जाएगा 600 मीटर क्यूब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। जैसे कि हमको दिया हुआ है 1 हेक्टेयर भूमि पे वर्षा गिरा है, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब हमको दिया है कि 1.5 हेक्टेयर भूमि पर 4 सेंटीमीटर वर्षा जल भरा है, तो 1.5 हेक्टेयर को हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15,000 मीटर स्क्वायर। और 4 सेंटीमीटर का जल भरा हुआ है तो 4 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4/100 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 1/100। अब हम जल का आयतन निकाल लेंगे। अब जल का आयतन के लिए क्या करेंगे, जल का आयतन हो जाएगा 15,000 × 4/100। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट गए, 150/4 करेंगे तो 600 मीटर क्यूब। तो जल का आयतन हो जाएगा 600 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने 50,000 की धनराशि का कुछ भाग
15% वार्षिक और शेष 18% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्ष समाप्त होने पर कुल प्राप्त ब्याज 16,800 था। 15% वार्षिक पर धनराशि और 18% वार्षिक पर धनराशि के बीच अनुपात क्या होगा? तो अनुपात हो जाएगा 2:3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना 15% ब्याज की दर पर एक्स निवेश किया, तो 18% की ब्याज की दर पर निवेश करने वाली राशि कितनी हो जाएगी? क्योंकि टोटल 50,000 है तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो 50,000 माइनस एक्स। तो 2 वर्ष का कुल साधारण ब्याज है 16,800। साधारण ब्याज का हमको फॉर्मूला हमको पता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपन 100। तो साधारण ब्याज टोटल 16,800 बराबर 15% ब्याज पर एक्स राशि 2 वर्ष के लिए निवेश किया, तो एक्स इंटू 15 इंटू 2/100 प्लस ऐसे ही 18% के लिए हम ब्याज निकाल लेंगे कितनी राशि पर? 50,000 माइनस एक्स। तो 50,000 माइनस एक्स इंटू 18 इंटू 2/100, इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल ब्याज के इक्वल आना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 20,000। अर्थात 15% पर धनराशि हो जाएगी 20,000 और 18% धनराशि कितनी हो जाएगी? 50,000 में से 20,000 घटा देंगे तो, क्योंकि 50,000 माइनस एक्स है 18% पे, तो 50,000 माइनस 20,000 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। अब दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 20,000 अनुपात 30,000 का 2:3, कि 3 4 0 4 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2:3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक अधिकारी किसी कार्य को 300 दिनों में पूरा करवाने का दायित्व लेता है। वह 300 व्यक्तियों को 60 दिनों के लिए नियुक्त करता है और वे आधा कार्य पूरा कर देते हैं। उसके बाद वह व्यक्तियों की संख्या कम करके 100 कर देता है, जो 120 दिनों तक कार्य करते हैं। उसके बाद 20 दिनों का अवकाश रहता है। कार्य पूरा करने हेतु शेष अवधि के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 60 व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए शेष कार्य के लिए। वो कैसे, वो देख लेते हैं। प्रारंभ में लगे कुल व्यक्ति माने कि एक्स है, तो मतलब कुल एक्स व्यक्ति लगे तो 300 दिनों में कार्य कंप्लीट कर देते हैं। तो 300 इंटू एक्स बराबर किसके होगा? 300 आदमी 60 दिन तक कार्य करते हैं तो वो आधा काम कंप्लीट कर देते हैं, तो पूरा काम कंप्लीट के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 300 एक्स के। तो एक्स की वैल्यू निकल गई 120 व्यक्ति। अगर 120 व्यक्ति कार्य करें तो वो 300 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। अब शेष अवधि कितनी है? कि हमको 300 दिन में कंप्लीट करना है, तो शेष अवधि 300 माइनस पहले 60 दिनों के लिए कार्य, पहले 300 व्यक्ति 60 दिनों तक कार्य किया, आधा कर दिया, फिर 120 प्लस 20 क्योंकि 20 दिन का अवकाश है, तो ये बचे अब 100 दिन। अब बाकी कार्य हमको 100 दिन में कंप्लीट कराना है। तो प्रश्न नंबर माने शेष कार्य वाई व्यक्ति करते हैं, तो 100 दिनों में कितने? तो 300 इंटू 120। 300 दिनों में जब 120 व्यक्ति काम करते हैं जो हमने निकाला है, तो 300 दिनों में वो कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो इसके कार्य के कंप्लीट के बराबर शेष कार्य के बराबर कितने हो जाएंगे? 300 व्यक्ति 60 दिन काम करते हैं प्लस 100 व्यक्ति 120 दिन काम करते हैं प्लस बाकी 100 दिनों तक कितने व्यक्ति काम करेंगे? वाई दिनों तक वाई व्यक्ति काम करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा टोटल काम के। तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60 व्यक्ति। अर्थात लास्ट के 100 दिनों में 60 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, फिर कार्य 300 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि रोहित कंचों को कतारों में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकता है कि प्रत्येक कतार में 9, 10 और 15 कंचे हो और संख्या एक पूर्ण वर्ग भी हो, तो उसके पास न्यूनतम कितने कंचे हैं? तो उसके पास न्यूनतम कंचे 900। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि पहले हम 9, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 90। तो विकल्प 3 में जो हमको संख्या दी है 900, वो हमेशा वर्ग संख्या किसका? 30 का। तो सदैव ही हमेशा 90 से विभाज्य होगी। तो हमको ऐसी संख्या लेनी है जो वर्ग भी संख्या भी हो और 90 से डिवाइड भी हो। तो वो संख्या 900 ही है, क्योंकि 930 का वर्ग भी है और 90 से विभाजित भी हो रही है। तो न्यूनतम कंचों की संख्या हो जाएगी 900। क्वेश्चन नंबर 7, ए, बी और सी की कुल मासिक आय 69,000 है। ए आय का 70% खर्च करता है, बी आय का 80% खर्च करता है और सी आय का 92% खर्च करता है। यदि उनकी मासिक बचत क्रम से 15, 11, 10 के अनुपात में है तो बी मासिक बचत कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3,300 रुपये। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माने ए, बी और सी के आय क्रम से हो जाएंगे एक्स, वाई और जेड। तो ए अनुपात बी अनुपात सी के बचत का अनुपात कितना है? 15 अनुपात 11 अनुपात 10। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा कि एक्स बचत क्या हो जाएगी? वो 70% खर्च कर देता है, तो एक्स, तो ए 70% खर्च कर देता है तो बचत उसकी आय एक्स है, तो एक्स का बचत कितनी हो जाएगी? 30%। तो एक्स अपॉन गुना 30/100 अपॉन वाई जो बी है वो वाई उसकी आमदनी मतलब आय है, तो वो 80% खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी होगी? 20%। तो वाई इंटू 20/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो हमको 15/11, इनका जो बचत का अनुपात हमको दिया है 15/11, तो ये 15/11 आ गया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा x अनुपात y इक्वल टू 10/11। तो x और y क्या है? आमदनी मतलब आय मानी हमने, तो आय का अनुपात हो जाएगा 10/11 ए और बी का।
अब हम ऐसे वाई और जेड की निकाल लेंगे। तो वाई और जेड, एक वाई अनुपात जेड आ जाएगा, उनका आई का अनुपात 11 अनुपात जेड, उनकी बी और सी की, तो बी और सी की अनुपात आ जाएगा वाई अनुपात जेड, उनके आई का अनुपात है तो 11/25, 11/25। तो इस प्रकार हमको जब तीनों के अनुपात आ गए, क्या क्या अनुपात आए, ए और बी का अनुपात कितने आ गया, 10/11। अब 10/11 ए और बी का है, और बी और सी का, ए अनुपात बी का है 10/11 आई का, और बी अनुपात सी का अनुपात हो गया 11/25। तो हम जानते हैं 11/11 कॉमन है, तो इनका अनुपात आ जाएगा 10, 11 और 25। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आ जाएगा 10/11/25 आय का। अब बी की आय कितनी हो जाएगी, क्योंकि उनकी आय कितनी है 69,000 टोटल, तो 69,000 कितने हो जाएगा, बी के लिए 11 अपॉन बाकी को ऐड कर देंगे, 10 + 11 + 25, तो 69,000 × 11/46 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16,500। और बी की बचत कितनी हो जाएगी, क्योंकि खर्च करता है वो 80%, तो बचत 20% है, तो 16,500 उसकी आय होगी, उसका 20% बचत हो जाएगी, तो 20/100, 100 से 100 कट गए, तो इस 20 को 165 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,300। क्वेश्चन नंबर 8, एक यात्री रेलगाड़ी बिना विराम लिए 75 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से और विरामों के साथ 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है। 600 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विरामों के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। कुल विराम का समय कितना हो जाएगा भाई, 600/60 है, इतना समय वो चलती है जब वो विराम लेती है, और जो बिना विराम के वो चलती है 75 किलोमीटर पर आवर से, तो उसमें समय कितना हो जाएगा 600/75, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी अपन चाल। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 - 8 = हो जाएगा 2 घंटे, अतः विराम के लिए समय हो जाएगा 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 9, एक छात्र ने पेनों का एक डिब्बा 24 रुपये में 8 पेन की दर से खरीदा और सारे पेन 75 रुपये में 9 पेन की दर से बेच दिए। इस सौदे में उसे 240 का लाभ हुआ। डिब्बे में पेनों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 120 थे डिब्बे में पेन। वो कैसे, वो देख लेते हैं। एक पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो 24 रुपये 8 पेन की दर से खरीदा, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 3 रुपये। अब एक पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उसने 9 पेन 45 रुपये में बेचे, मतलब 45 रुपये 9 पेन की दर से बेच दिए, 9 पेन 45 रुपये की दर से बेच दिए, तो एक पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा 5। अब पेन का लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 5 - 3 = 2। अब कुल लाभ 240 का है, तो 240 में जब 2 का भाग देंगे, क्योंकि एक पेन पर लाभ 2 रुपये है, तो टोटल 240 का लाभ है, तो 2 से भाग देंगे तो आ जाएंगे 120 पेन। तो 120 पेन पे अगर हर पेन पे 2 रुपये का लाभ है, तो टोटल लाभ कितना आ जाएगा 240। तो पेनों की संख्या क्या हो जाएगी डिब्बों में 120। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याएं P और Q इस प्रकार हैं कि P के 2% और Q के 2% का योग P के 2% और Q के 6% के योग का 2/3 है। P के 2 गुने और Q के 5 गुने के बीच अनुपात क्या होगा। तो अनुपात होगा 6:5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। प्रश्न अनुसार पहले हमको दिया है कि क्या P का 2% प्लस Q का 2% बराबर है P के 2% प्लस Q के 6% का 2/3 इंटू 2/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो P बराबर आ जाएगा 3Q और P/Q हो जाएगा 3/1। अर्थात अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि इनका अनुपात P/Q कितना अनुपात आ गया 3/1। अब 3/1 आ गया। अब हमको निकालना है P का 2 गुना और Q का 5 गुना। अब P का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो P बराबर 3, तो 3 × 2 और Q का 5 गुना, तो 1 × 5, तो ऊपर आ जाएगा 6/5, तो अनुपात आ जाएगा 6:5। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 65% ए और बी वस्तुएं खरीदने हेतु व्यय किया और शेष राशि की बचत की। उसने वस्तु ए खरीदने हेतु 1,800 और बी वस्तु खरीदने हेतु 3,270 व्यय किए। उसकी बचत राशि कितनी थी। तो इसको हमको वैसे ही समझ में आ रहा है कि 65% उसने खर्च किया, और 65% किसके बराबर है 65%, उसके 1,800 में खरीदी एक वस्तु और एक 3,270, इन दोनों का योग है 65% के। तो और अब उसकी बचत कितनी होगी, तो बचत हमारी बचेगी 100% में से 65 माइनस कर देंगे तो 35% बचत है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको योग करके इसमें भाग दे देंगे 65 का, मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से। तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2,730। वो कैसे, वो देख लेते हैं। कुल व्यय 65% इक्वल टू कितने का हो गया, ए वस्तु 1,800 में बी वस्तु 3,270, तो ये टोटल हो गया 5,070। 1% किसके बराबर हो गया, 5,070 में 65 का भाग देंगे तो 78 आ जाएगा। अब बचत हमको 100 माइनस 65% कर देंगे तो 35% बचत होगी, तो 35% बराबर हो जाएगा 1% 78 के, तो इंटू 35 कर देंगे तो 2,730, तो कुल बचत हो जाएगी 2,730 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12, 8/3 भागे 3/4 और
5/6 प्लस 4/9 भागे 3/5 माइनस 1/2 इंटू 9/25 प्लस 3/5 इंटू 4/9 माइनस 4/9 डिवाइड 2/3 का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा ऑप्शन नंबर 82/15। वो कैसे, वो देख लेते हैं कि जैसे हमको दिया हुआ है ऑप को हटाते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप की जगह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑप का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3/4 इंटू 5/6 होगा, तो 3 से 2 बार कट गया 6 और 4 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, तो 5/8 हो जाएगा। तो 8/3 डिवाइड 5/8 हो गया। उसके बाद हम पूरे पूरे ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर बॉर्डर मास के नियम से हम पहले भाग करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले कोष्टक के अंदर को सॉल्व करेंगे तो अंदर 10 आ जाएगा इनका एलसीएम, और 6 - 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 2 को भाग 5 10 में देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 1 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो 6 - 5/10 आ जाएगा। तो 6 में से 5 गया तो 1/10 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड है, तो जो ये भिन्न होती है तो इसके डिवाइड में हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और भिन्न को एक्सचेंज कर देंगे ऊपर नीचे। चाहे हम वैसे भी करके देख सकते हैं, 8/3 है, फिर डिवाइड नीचे डिवाइड है 5/8, तो हम जानते हैं कि जो पहली संख्या है वो ऊपर चल जाती है और जो सेकंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 8/3 इंटू 8/5 हो जाएंगे। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा और आपस में भिन्न एक्सचेंज हो गए। फिर प्लस 5/9 डिवाइड 6 - 5/10 इंटू 9/25 प्लस 4/15, कैसे 3 से 2 बार कट गया तो 4/5 दिया 15, 15 माइनस 4/9, फिर डिवाइड है ये तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और भिन्न आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, तो 3/2। तो इस प्रकार हम इसको कैलकुलेट करते चलेंगे, लास्ट में जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 82/15। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, एक वितरक एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए बेचता है और 24% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो उसी अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ का प्रतिशत पूर्ववत रहे। तो इसका राइट आंसर होगा अब उसे 12% की छूट देनी पड़ेगी जब लागत मूल्य 10% बढ़ गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना प्रारंभिक क्रय मूल्य है 100 रुपये और लाभ 24% है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 124। अब अंकित मूल्य उसको हमको कितने ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 20% की छूट देनी है, तो 20% इसमें ऐड कर देंगे तो 124 में 100/80 इक्वल टू 155। जब हम 155 हो जाएगा हमारे क्या अंकित मूल्य। अब 155 में जब 20% छूट देंगे तो भी हमको 24% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम आगे करते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है कि हमें लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है, तो जो पहले क्रय मूल्य 100 था वो अब 110 हो गया। अब हमको लाभ उतना ही कमाना है जितना पहले था 24%, तो 110 का 24% लाभ कमाने के लिए कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा 124/100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। माना अब लाभ पूर्ववत रखने के लिए अंकित मूल्य पर छूट x% देनी है, तो अब 155 अंकित मूल्य वही है, तो छूट हम कितने की दें कि 100 माइनस x/100, तो x% छूट देना, तो वो इक्वल आना चाहिए किसके 110 इंटू 124/100 के, क्योंकि ये आएगा तभी हमको 24% का प्रॉफिट होगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12%। तो अब हमको 12% की छूट देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14, योजना ए में 24,000 की धनराशि 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की गई। योजना बी में 24,000 की धनराशि 5% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। ए और बी के बीच ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो ब्याज का अनुपात होगा 64:41। वो कैसे, वो देख लेते हैं। पहले हमको दिया है कि साधारण ब्याज है, तो 24,000 निवेश किया है इंटू कितने परसेंट 8% की दर से 2 वर्ष के लिए अपन 100, तो इसका ब्याज आ जाएगा 3840, तो इसका ब्याज आ जाएगा 3840। अब योजना बी में हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज योजना बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपन 100 की पावर 2 माइनस 1। अब हम देखेंगे तो हमारा जो मूलधन जो हमने निवेश किया वो 24,000 किया है, दर हमारी 5% है और 2 वर्ष के लिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बी के चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 2,460। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, ए और बी के ब्याज का अनुपात, तो 3,840 अनुपात 2,460, आपस में इसको कैंसिल करेंगे तो लास्ट में जो आ जाएगा वो आएगा 64:41। क्वेश्चन नंबर 15, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 4√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का 5 गुना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4√10। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना वर्ग की भुजा ए है, तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा भुजा √2, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा a√2 बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √2। अब प्रश्न अनुसार हमको विकर्ण दिया हुआ है 4√2, तो ये इक्वल हो जाएगा a√2 के, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a² होता है, तो 4² हो जाएगा तो 16।
तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया उसका क्षेत्रफल। अब जो कि हमको तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसका 5 गुना है उसका क्षेत्रफल, तो 16 × 5 तो ये हो जाएगा 80। तो वर्ग विकर्ण क्या हो जाएगा, अब हमको क्षेत्रफल आ गया हमारा 80, अब वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √2। अब नई भुजा, अब हम जानते हैं कि ये होता है, और क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर अपॉन, क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर हमारा आ गया 80। अब a बराबर आ जाएगी, भुजा आ जाएगी √80। तो इसमें भुजा का मान रख देंगे √80 × √2, तो इक्वल टू आ जाएगा 4√5 × √2 अर्थात 4√10 सेंटीमीटर, क्योंकि √80 है, इसमें अंदर गुणनखंड हो जाएंगे 16 × 5, तो 16 किसका वर्ग है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा और √5 बचेगा, तो √5 × √2 करते हैं तो ये अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √10 आ जाएगा, तो 4√10 सेंटीमीटर। ये हमारा मैथ वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम कंप्यूटर वाले सेक्शन की बात करते हैं, जो चौथा सेक्शन होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। उसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डोमेन नाम। ईमेल पता का दूसरा विभाग डोमेन नाम है। डोमेन नाम एक नामकरण है जो इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग की पहचान करता है। यह डोमेन नाम एक अक्षर या विशेष वर्ण भी हो सकता है, जैसे .com, net. आदि। क्वेश्चन नंबर 2, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाले सेल्स की संख्या की गणना करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट काउंट IF। MS वर्ड में काउंट IF फंक्शन किसी रेंज के भीतर दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है। काउंट IF फंक्शन कई श्रेणियों में सेल पर मानदंड लागू करता है और सभी मानदंडों को पूरा करने की संख्या की गणना करता है। क्वेश्चन नंबर 3, MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है, तो इंसर्ट टैब में कौन सा विकल्प नहीं होता है, रिमूव हेडर। बाकी क्विक टेबल, ड्रॉ टेबल और इंसर्ट टेबल ये तीनों ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है Ctrl+W। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और बाकी 3 कुंजियों का भी देख लेते हैं। Ctrl+S अपनी वर्कबुक को कंप्यूटर से सेव करने के लिए किया जाता है। Ctrl+N नई वर्कबुक ओपन करने के लिए, Ctrl+N का मतलब न्यू, Ctrl+S मतलब सेव, SAV होता है तो सेव, और Ctrl+M बनी हुई टेबल को मूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वेबसाइट। वेबसाइट विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है। एक वेबसाइट सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित कंटेंट का एक संग्रह है, जिसे एक सामान्य डोमेन से पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल के डैश में दिखाई देंगे, तो किस में दिखाई देंगे, टूल बार में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, MS एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, Ctrl+एरो, वो भी किस साइड वाला एरो, दाईं तरफ वाला एरो। क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फ़ॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होम टैब में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो मानक टेलीफोन लाइनों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मिनी टूल बार दिखाई देता है। MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए टेक्स्ट ब्लॉक का चयन करते ही मिनी टूल बार दिखाई देता है। मिनी टूल बार जो फॉन्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट कलर, इंडेंटिंग और बुलेट के साथ काम करने में मदद करता है। ये हमारे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहे। तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 7 दिसंबर का आफ्टरनून वाला शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली पुलिस का 7 दिसंबर का इवनिंग वाली शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। वो वीडियो भी आपको जल्द प्रोवाइड करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।